आज इस लेक्चर में हम एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स का मैथमेटिकल्स टूल्स का लेक्चर लाए हैं। मैंने मैथमेटिकल्स टूल्स के प्रीवियस लेक्चर्स में आपको अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। अगर आपने ये लेक्चर्स को देखा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ चुके होंगे। और मैथमेटिकल्स टूल्स के आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको अलजेब्रा के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताऊँगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको इसे समझना ही होगा, तभी आप फिज़िक्स को डेप्थ में और अच्छे से बिना किसी परेशानी के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, चाहे क्लास 11th के फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट्स हो या क्लास 12 के फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट्स हो। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो अभी हम सबसे पहले आपको डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन, और इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर हम दो क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं जिस वेरिएबल से, वह वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन्स इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, तो ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ पेन्स, इसे जिस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे वह वेरिएबल वाई होगा। ये हो गया आपका सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटी, जैसे एक फोर्स हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फिजिक्स में। ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के क्या थ्योरेटिकल मीनिंग होते हैं। ठीक है, उसके लिए तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी लिए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है और इसे रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल एक्स है। दूसरा क्वांटिटी प्राइस ऑफ पेन को रिप्रेजेंट करता है और इसे रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल वाई है। ठीक है, और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं प्राइस ऑफ ए पेन हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ₹5। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। एक कॉलम में हम x को लेंगे, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक कॉलम में y को लेंगे, ठीक है, और एक तीसरा कॉलम में x और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, x/y। अब चूंकि यहाँ पर x नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर नंबर ऑफ, मतलब 1 पेन का प्राइस ₹5 है, तो अगर हम यहाँ पर 5 पेन परचेज करते हैं, ठीक है, 5 पेन अगर परचेज करते हैं तो इसके लिए हमें ₹5 पर पेन के हिसाब से हमें ₹25 कॉस्ट पे करना होगा। और यहाँ पर इस x का वैल्यू 5 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 25, यहाँ पर इसका रेशियो 1:5 होगा। फिर अगर हम 10 पेन परचेज करते हैं तो 10 पेन परचेज करने पर हमें यहाँ पर इसके लिए ₹50 पे करना होगा। फिर से इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो 1/5 होगा। ठीक है, फिर अगर 15 पेन परचेज करते हैं, 15 पेन परचेज करेंगे तो इसके लिए हमें ₹75 पे करना होगा, और फिर से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो 1/5 होगा। ठीक है, और यह इसी तरह से चलता जाएगा। अगर हम 20 पेन परचेज करते हैं तो ₹100 पे करना होगा और 1/5।
ये हमने 5 का मल्टीपल लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस डाटा में मतलब इस टेबल से हमें एक खास तरह के ट्रेंड को देखा जा सकता है। वह ट्रेंड यह है कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बट इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि इस हर केस में यहाँ पर x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का रेशियो हमेशा सेम होता है, ठीक है। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, बट x का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यानी कि x का जब वैल्यू 5 है उस कंडीशन में y का वैल्यू 25 है और इन दोनों का रेशियो 1/5 है। उसी तरह से जब x का वैल्यू 15 है तो y का वैल्यू 75 है और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 15 और 75 का रेशियो 1/5 है। तो यहाँ पर यह दोनों क्वांटिटी जब इस तरह से चेंज होता है, इस तरह से चेंज होता है मतलब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है साथ ही साथ, लेकिन इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के रेशियो हमेशा अगर फिक्स्ड रहता है तो इस कंडीशन में एक क्वांटिटी दूसरे के साथ इन डायरेक्ट वेरिएशन होता है या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हियर x/y = 1/5 है, ठीक है। यहाँ पे हर कंडीशन में x/y का रेशियो 1/5 है। तो यहाँ पर यह x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, यहाँ पर x डायरेक्ट वेरिएशन विथ y के साथ होगा या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y कहलाता है, ठीक है। या तो हम x को डायरेक्ट वेरिएशन विथ y कहेंगे या x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y कहेंगे, ठीक है। और इसे जिस सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वह यह है, ठीक है, डिनोटेड बाय इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है x। यह सिंबल आपका यह सिंबल ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। यह सिंबल ऑफ वेरिएशन, इस सिंबल को सिंबल ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो x यह सिंबल वेरिएशन का सिंबल है और इसे हम अगर x इस तरह से लिखा जाता है y के साथ तो इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या x इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, ठीक है। तो यहाँ पर x और y का रेशियो हमेशा करस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा फिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, इस एग्जांपल में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। अब अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा, ठीक है, x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा तो यहाँ पर मतलब इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस सिंबल को हटाकर इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पर लगाते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है या तो y के साथ या x के साथ, ठीक है। इस डायरेक्टली मतलब इस वेरिएशन के सिंबल को वेरिएशन का सिंबल है और x यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएशन है यहाँ पर y के साथ, और इस वेरिएशन के सिंबल को अगर हम इक्वल्स टू के सिंबल से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर किसी एक x या y के साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर x = 1/5y, तो यहाँ पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो इस y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा और यहाँ पर आगे 1/5 होगा। तो इस एग्जांपल में आपका k का वैल्यू 1/5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई दूसरा रेशियो भी हो सकता है तो हल रहेगा तो यहाँ पर किसी न किसी k का वैल्यू को यहाँ पर होगा, या अगर हम 5 को इधर ले आएंगे तो 5x = y। तो यह कांस्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि y के साथ ही हो या x के साथ भी हो सकता है, ठीक है। चूँकि हम इधर ले जाएंगे तो यह 5 × 2 हो जाएगा। तो हमेशा इस सिंबल को हटाने के लिए हमें इक्वल्स टू का सिंबल डालने के बाद एक कांस्टेंट से किसी एक और मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है।
तो यह आपका डायरेक्ट वेरिएशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि दो क्वांटिटी इस तरह से चेंज करते हो कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा इन दोनों क्वांटिटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, तभी जाकर यह दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं, या ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेन और इसके प्राइस डायरेक्ट वेरिएशन में थे, ठीक है। अब इसके ग्राफ्स, मतलब दो क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे तो इनके ग्राफ किस तरह के होंगे, ठीक है। ग्राफ x वर्सेस y, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होगा कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे x एक्सिस कहते हैं और एक y एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम एक क्वांटिटी को लेंगे तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा, लेकिन ये कन्वेंशन है कि जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखा जाता है। अब यहाँ पर x और y में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन होगा, तो x यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स है, x नंबर ऑफ पेन्स है और y प्राइस ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ पेन्स जिसे x से वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया गया है, तो नंबर ऑफ पेन्स यह एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, क्योंकि जब तक हम पेन खरीदेंगे नहीं तो हमें इसका प्राइस मालूम नहीं चलेगा। जैसे जब तक हम पेन 5 खरीदेंगे, अगर हमने 5 पेन परचेज किया तभी हमें इस कंडीशन में y का वैल्यू मालूम होगा कि हाँ इसका वैल्यू इस कंडीशन में 25 होगा। तो यहाँ पर x नंबर ऑफ पेन्स यह इंडिपेंडेंट है, हम अपने मन में कितने भी पेन को एज्यूम कर सकते हैं, 5 पेन, 2 पेन, 3 पेन, लेकिन y को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम पेन नहीं मतलब पता करेंगे नंबर ऑफ पेन्स, तब तक हमें इसकी प्राइस के वैल्यू मालूम नहीं होंगे। तो यहाँ पे x नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा जाता है। यह यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब एक एक्सिस पे अगर एक क्वांटिटी आ गया तो दूसरा एक्सिस पे ऑटोमेटिकली दूसरा क्वांटिटी आ ही जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिया जाता है और वर्टिकल एक्सिस पे ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी ही बचा है तो वही आएगा। अब यह 5 का इंटरवल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ये 0 हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, यह x है। और इधर हम 25, 50, 75, 100, 25, 50, 75, 100, ठीक है। तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और x अगर 5 है तो y 25 है, तो x अगर यहाँ पर 5 है तो y 25 है, मतलब ये पॉइंट होगा। फिर x अगर 10 है तो y 50 है, फिर x अगर 15 है तो y 75, यह पॉइंट होगा। फिर x अगर 20 है तो y 100 है, यह पॉइंट होगा। ग्राफ जानते हैं, ग्राफ पर कुछ इस तरह से रहता है पेपर। फिर अगर हम इन सारे पॉइंट को अगर फ्री हैंड से मिला देते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारा पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो यह ग्राफ यहाँ पर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कंक्लूजन यह निकला कि अगर दो क्वांटिटी x और y फिलहाल यहाँ पर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इन दोनों का ग्राफ
स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इन दोनों का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पर x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो x इक्वस टू का साइन लेंगे तो x इक्वस टू के वाई। के क्या है? कांस्टेंट। किस तरह से होता है मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, आप समझ चुके होंगे। तो यह डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट था। अब इन्वर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब मैं आपको इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके बारे में बताता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्स वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं टोटल टॉफ़ी हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 200 है। टोटल टॉफ़ी 200 टॉफ़ी है और इन सारे टॉफ़ी को कुछ बच्चों के बीच बांटा जाना है। ठीक है, तो बच्चों के बीच बांटा जाना है तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स। इससे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल x है और y शेयर ऑफ टॉफ़ी बाय ईच शेयर ऑफ टॉफ़ी बाय ईच। ठीक है, ईच चिल्ड्रन को कितना टॉफ़ी मिलता है इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू y है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर एक टेबल को बनाते हैं और आपको समझाते हैं। यह x है, y है और यहाँ पे इस बार x इंटू वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से टेबल को बना लेते हैं 3-4 वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर x नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स 50 लेते हैं, अगर हमारे पास 50 चिल्ड्रेन्स है और 200 टॉफ़ी है और हर एक चिल्ड्रेन्स को यहाँ पर इक्वल, मतलब हर एक चिल्ड्रेन्स का शेयर जो है इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ होना चाहिए। तो अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट के पास यहाँ पर 200 को 50 से डिवाइड करेंगे 4 टॉफ़ी मिलेगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट का शेयर 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस बार इन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 200 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 50 के जगह पे 50 के जगह पे अगर हम 100 लेते हैं, 50 की जगह पे अगर 100 चिल्ड्रंस लेते हैं तो ईच स्टूडेंट का शेयर 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर x के वैल्यूज़ को हम इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं 20 चिल्ड्रंस होगा तो ईच चिल्ड्रंस का शेयर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से यह प्रोडक्ट 200 होगा। ठीक है, तो हम x को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा था, फिर हम x को डिक्रीज कर दिए तो y इंक्रीज हो गया, लेकिन हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ के प्रोडक्ट यहाँ पर सेम आ रहे हैं। 40 लेते हैं, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, फिर हमने इसे बढ़ा दिया तो ये कम हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से दो क्वांटिटी चेंज हो रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करता है तो दूसरे का वैल्यू डिक्रीज करता है, लेकिन हमेशा इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से दो क्वांटिटी
अगर होते हैं, इस तरह से वेरी करते हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों क्वांटिटीज़ इन इन्वर्स वेरिएशन कहलाते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर x इज इन इन्वर्स वेरिएशन विथ y, यहाँ पे x y के साथ इन्वर्स वेरिएशन में है। ठीक है, और x अगर y के साथ इन्वर्स वेरिएशन में होता है तो इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय x, यह वेरिएशन का साइन, और ये चूँकि इन्वर्स वेरिएशन है तो इन्वर्स, जैसे हम y का इन्वर्स जानते हैं y पे पावर -1 1/y। ठीक है, तो x यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है y के साथ, तो यहाँ पर हम इस तरफ लिखेंगे 1/y। ठीक है, x इसे पढ़ते हैं x इज इन्वर्स वेरिएशन विथ y या x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और यहाँ पर इस कंडीशन में x, इस साइन को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक कांस्टेंट लगाएंगे इनटू 1/y। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस वेरिएशन का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें या तो x के साथ रखना होगा या y के साथ। इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x, यहाँ पर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के साथ, और यहाँ पर चूँकि x इंटू वाई, यहाँ पर चूँकि हमने इसे डिक्लेयर कर दिया कि यह x और y एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स वेरिएशन में है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस तरह से कर रहा है कि यहाँ पर दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पर x इंटू वाई जो है आपका 200 है, तो x इक्वस टू 200/y लिख सकते हैं। तो x इक्वस टू 200 इंटू 1/y। तो कंपेयर करें यहाँ पर x इक्वस टू k इंटू 1/y, तो x इक्वस टू k इंटू 1/y। तो यहाँ पर यह 200 k के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे के इन्वर्स वेरिएशन में होंगे तो इनके ग्राफ किस तरह के होंगे। ठीक है, x चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यह नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि जब तक नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पता नहीं चलेगा तब तक उसके टॉफीज़ का शेयर पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें x को, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को यहाँ पर x एक्सिस पे रखना होगा, इंडिपेंडेंट है, और y इधर रखेंगे। ठीक है, तो x यहाँ पर हम लेते हैं 10 20 30 40 50। ठीक है, इधर लेते हैं तो 10। इस केस में जो ग्राफ होगा वो आपको इस तरह से, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पर इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि इस तरह का एक कर्व होगा, और यह ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की और इस तरह से जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम अगर इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बट ये जो हाइट है यह ग्राफ का फॉल कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स का वैल्यू 20 है तो वाई का वैल्यू यहाँ पे है। फिर अगर हम इधर आ जाते हैं तो एक्स का वैल्यू अगर कम होता है तो वाई का वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पर चला जाएगा, वाई का वैल्यू इस नंबर के आसपास आ जाएगा। फिर अगर हम इधर बढ़ते हैं आगे तो x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू बढ़ने पे y का वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर ग्राफ
एक्स वर्सेस वाई। ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा, कर्व लाइन। ग्राफ एक कर्व लाइन होगा, उसका पैटर्न कुछ हमेशा इस तरह से ही होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यह डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट थे। अब मैं आपको एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स, आपको ये डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स किसी भी बुक में शायद ही मिलेंगे। और जनरली यह कॉन्सेप्ट कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो x इक्वल्स टू के वाई। यह k कहाँ से आता है ये मैंने आज आपको बताया एग्जाम्पल में, कि हमेशा जब भी यह सिंबल हटेगा, इक्वल्स टू लगेगा, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के साथ या किसी एक क्वांटिटी के साथ यह आएगा ही आएगा, चाहे वह 1 ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और इसके रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर a इंटू एग्जाम्पल से ही लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जानते हैं इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, इसे 3 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो एक ही नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट अगर दिया गया है तो उसके लिए जो यहाँ पर शॉर्ट सिंबल यूज होता है, मतलब इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 2 को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यह इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर यह इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू 10 टाइम्स, ठीक है, अप टू 10 टाइम्स। इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से। और यह दोनों ही जो यहाँ पर हमने लिखा है यह सिंबल, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर 2⁻³ में, ठीक है, 2⁻³ या 3⁻10 में, यह दोनों जो नीचे जो नंबर है, ठीक है, यह दोनों नंबर यहाँ पर बेस कहलाता है, ठीक है। और ऊपर का दोनों नंबर यहाँ पर, यह जो ऊपर में 2 के ऊपर और 3 के ऊपर जो नंबर यहाँ पर, ठीक है, यह एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, जिसे पावर भी बोलते हैं, लेकिन पावर एक्चुअल में पावर नहीं होता है, ठीक है। इसे एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले नंबर को बेस बोलते हैं। तो यानी कि अगर a⁻b है, ठीक है, इसे सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है कि इसे पढ़ते हैं रेड एज, आपको पढ़ने के लिए भी हम बता देते हैं, रेड एज a⁻b, या पढ़ते हैं bth पावर ऑफ a, इसे पढ़ते हैं a⁻b या bth पावर ऑफ a, ठीक है। यह पावर नहीं है बल्कि यह क्या है आपका, यह एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स है, और यह आपका बेस है। और यह पूरा नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप इसके मतलब इसके सारे मीनिंग समझ चुके होंगे कि इसे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से ऊपर का चीज़ को एक्सपोनेंट और इंडेक्स कहते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के कुछ यहाँ पर रूल्स हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो सबसे पहला लॉ है यहाँ पर कि a⁻m इंटू a⁻n, मतलब यहाँ पर बेस अगर सेम हो और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 वैल्यू का प्रोडक्ट करना हो और दोनों ही में बेस अगर सेम हो, तो यहाँ पर सिंगल बेस लिखते हैं और यहाँ पर एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, a⁻m+n, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल 2⁻³ इंटू 2⁻2, 2⁻3+2,
मतलब 2⁵ जो कि 32 होता है, ठीक है। और यह 2 टर्म के लिए हमने बताया है, यह 2 से अधिक टर्म के लिए भी यहाँ पर इसी तरह से होगा, a⁻m इंटू a⁻n इंटू a⁻p इंटू a⁻r। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे a⁻m प्लस दूसरा एक्सपोनेंट n प्लस तीसरा एक्सपोनेंट प्लस सो ऑन प्लस लास्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। यह पहला रूल्स था। दूसरा रूल्स है a⁻m बाय a⁻n, मतलब अगर बेस सेम हो और डिवीज़न करना हो तो यहाँ पर a⁻m-n हो जाता है, ठीक है। a⁻m-n यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 नंबर का डिवीज़न है और दोनों ही नंबर में यहाँ पर बेस सेम है, तो सिंगल मतलब बेस लिखते हैं और ऊपर का इंडेक्स में नीचे का इंडेक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल 3⁵ बाय 3⁵2, यहाँ पे 3⁵5 - 2 मतलब 3⁵3 जो कि 27 होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया। 2 रूल हमने आपको बता दिया। तीसरा रूल a⁻0 = 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a⁻0 1 होगा। कोई भी नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर पे पावर अगर 0, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 है तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। लेकिन वह नंबर खुद 0 नहीं होना चाहिए। किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे a⁻m बाय a⁻m। तो अभी हमने आपको डिवीज़न रूल बताया है, a⁻m-m और a⁻, यहाँ पर 0, और जानते हैं यह कैंसिल होके, चूँकि यह दोनों सेम है तो यह कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो a⁻0 1 हो गया। यह है इसका एग्जांपल है, मतलब इसका प्रूफ कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। a⁻m⁻m इसे हम लिख सकते हैं a⁻, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो m(n), a⁻m⁻n। अगर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो a⁻m⁻n होगा। जैसे एग्जांपल 2⁻3⁴ तो 2⁻3 × 4 मतलब 2⁻12, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a⁻m है और b⁻m है और दोनों के बीच इनटू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, और यहाँ पर दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर दिए गए हैं इसे प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर a × b⁻m हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल 2⁻3 × 4⁻3, जैसे 2 × 4⁻3, तो यहाँ पे 8⁻3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेना है फिर बाद में। फिर अगर a⁻m बराबर a⁻n, ठीक है, a⁻m = a⁻n है, तो यहाँ पर m = n होगा, ठीक है। a⁻m = a⁻n है तो यहाँ पे m = n होगा। ये आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल जैसे 2⁵5 = 2⁻x है, तो देयरफॉर यहाँ पे x = 5 होगा, ठीक है। a⁻−1 को 1/a लिखते हैं, ठीक है। a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर a⁻−1 मतलब 1/a, यह कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ a, रेसिप्रोकल ऑफ a कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 का रेसिप्रोकल ऑफ 2, रेसिप्रोकल ऑफ 2 या 3 1/3 होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 3 को 3⁻−1 लिखते हैं और इसका अल्टीमेटली वैल्यू 1/3 होता है। ये सब आप जानते होंगे आपने अपने स्कूल के सिलेबस जो क्लास 9, 10 या उसके नीचे के क्लासेस में होते हैं,
वहाँ पर बताए जाते हैं। अब a⁻m बाय n, तो इसे हम लिख सकते हैं a⁻m होल पावर 1/n लिख सकते हैं। और इसे हम फिर लिख सकते हैं n इस तरह से a⁻m, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एट रेस टू 3/2, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर a⁻m/n को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 8 इसे हम 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/8 और जानते हैं 2 नहीं लिखा जाता है, 2 जो होता है वो स्क्वायर रूट कहलाता है। यहाँ पे 8³ होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्चुअल में, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ होता है, ठीक है। अब 8³ को फिर से हम 8³ को हम यहाँ पर 8² इंटू 8 लिख सकते हैं। 8² का 8 बाहर आ जाएगा, फिर 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 8 इंटू इस 4 का फिर हमें 2 को बाहर करना होगा 2, तो 16√2 इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब एक चीज़ और, अभी हमने आपको पढ़ाया है कि a⁻x बराबर a⁻y देन x = y, ठीक है। a⁻x = a⁻y है तो x = y होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होगा। जैसे 1 पे पावर जानते हैं 0 1 होता है, 1 पे पावर 0 1 होता है, और 1 पे पावर 2 भी 1 होता है। 1 पे कुछ भी हम पावर लगाएंगे तो हमें 1 होगा। देयरफॉर 1 पे पावर 0 = 1 पे पावर 2। अब आप देख सकते हैं a पे पावर x = a पे पावर y है तो x = y, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है a पे पावर x = a पे पावर y, यानी कि यहाँ पे 0 = 2 हो जाएगा। लेकिन यह क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर यह फार्मूला सिर्फ, यह जो फार्मूला हमने आपको बताया है यह a = 1 के लिए वैलिड, a = 1 और 0 के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। a = 1 के लिए अगर वैलिड होगा तो फिर कोई भी नंबर के इक्वल हो जाएगा, यह तो फॉल्स रिजल्ट है। तो यह फार्मूला आपको याद रखना है कि यह फार्मूला जो अभी हमने आपको बताया है इसमें बेस a 1 और 0 नहीं होना चाहिए, बाकी यह सारे नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। a पे पावर 1/2 इसे हम इस तरह से लिखते हैं और यह कहलाता है स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे a > 0 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, > 0 होना चाहिए, तभी यह रियल नंबर में इसका आंसर आएगा, अदरवाइज यह एक इमेजिनरी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये सब आप मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने हायर क्लासेस यानी कि 11th के मैथ्स में इसके बारे में बताया जाता है, तो आप इस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। आप स्क्वायर रूट जब भी किसी नंबर का निकाला जाता है तो यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है, ठीक है, > 0। अब नेक्स्ट a⁻n = 1/a⁻n, जैसे इसका एग्जांपल 2⁻³ 1/2⁻3 मतलब 1/8, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। तो ये कुछ आपको एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट थे। आप इसके बारे में ऑलरेडी अपने स्कूल के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा।
फिर भी यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।